जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी, मिशन एमबीबीएस लाइव सेशंस में हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और आज हम यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। जी, सबको मेरी आवाज़ आ रही है? जी 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 जी, कर दिया मैंने। जी ठीक है। जी बच्चों, सबको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बच्चों, सबको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, अब आवाज़ ठीक है? स्लो तो नहीं है आवाज़? अच्छा, हम यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अच्छा, इसका जो कंटेंट है जो हम पढ़ेंगे इसमें, इसका कंटेंट क्या है? सबसे पहले हमने एटॉमिक मास की बात करनी है। उसके बाद हमने एम्पेरिकल फार्मूला को डिस्कस करना है। उसके बाद हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिस्कस करना है। फिर हम डिस्कस करेंगे मोल एवोगाड्रोस नंबर। और उसके बाद हमारे पास स्टोकियोमेट्री है। उसके बाद हमारा पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है। और लास्ट पे हम यील्ड की बात करेंगे। अच्छा, ये बहुत ही सिंपल सा कंटेंट है। तो ये आपका फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे किस तरह जो है हम कैलकुलेशंस करेंगे विदाउट कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर चूँकि अलाउ नहीं है, तो कैलकुलेटर के बगैर आपने कैलकुलेशंस कैसे करनी है, हम शॉर्ट ट्रिक्स समझेंगे कि किस तरह हम बगैर कैलकुलेटर के जो है सॉल्व कर लेंगे कम टाइम में। थोड़े टाइम में हमने कैलकुलेशन करनी है। तो हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक मास से। और आपने कंसंट्रेशन के साथ लेक्चर सुनना है। मैं जहाँ क्वेश्चन करूँगा, मैं बीच में क्वेश्चन करूँगा और आपने उसका आंसर देना होगा। अच्छा, एटॉमिक मास सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन एटॉमिक मास से पहले हम आइसोटॉप एटम की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एटम से। जी, एटम क्या होता है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट that may or may not exist independently
एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का जो या तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है या इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मतलब किस केस में वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर रहा है? नोबल गैसेस के केस में। नोबल गैसेस के केस में हमारे पास एटम्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे कि हीलियम। हीलियम का एक एटम इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर रहा है, नियॉन का एक एटम इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर रहा है, आर्गॉन का एक एटम इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर रहा है। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, तो इनमें एक एटम जो है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर रहा है। और किस केस में एटम इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा? H2 की फॉर्म में। इसमें हाइड्रोजन का एक एटम इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसलिए दो एटम मिलके एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसी तरह ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के दो एटम्स मिलके एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक एटम उसका एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसी तरह नाइट्रोजन के केस में भी दो एटम्स मिलके एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्लोरीन के केस में दो एटम्स मिलके एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एलिमेंट का जो या तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है या इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता, और यही रिएक्शन में हिस्सा लेता है। अब ये जो एटम है ये बड़ा ही छोटा पार्टिकल है। अब हर एलिमेंट का मास फाइंड आउट करना हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है। एक एटम कितना स्मॉल पार्टिकल है इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर हम एक फुल स्टॉप लगाएं, अगर हमारे पास एक ये फुल स्टॉप है, तो इस फुल स्टॉप में कितने एटम्स होते हैं? 2 मिलियन एटम्स होते हैं। तो एटम बहुत ही स्मॉल पार्टिकल है, तो इसका मास फाइंड आउट करना हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट है। तो हम क्या करते हैं, हम किसी एक एलिमेंट को स्टैंडर्ड मान लेते हैं, बाकी तमाम एलिमेंट्स को उसके साथ हम कंपेयर करेंगे। अच्छा, जब हम कंपेयर करेंगे तो फिर हम उस मास को लिखते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेट करने से निकला है रिलेटिव एटॉमिक मास। अच्छा, पहले हम जिसको स्टैंडर्ड मानते थे वो हमारा जो स्टैंडर्ड एलिमेंट था वो था हाइड्रोजन। स्टैंडर्ड था हमारे पास हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मास है 1, और यहां रिलेटिव एटॉमिक मास में जो हमारे पास स्केल है उसको हम कहते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो हाइड्रोजन का जो मास है वो 1 AMU है। हाइड्रोजन का मास क्या है हमारे पास? 1 AMU। इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट स्केल है। तो हम हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करते थे पहले, जैसे कि लेट से ये हमारे पास डेली लाइफ में हम अगर एग्जांपल लें तो ये हमारे पास एक फिजिकल बैलेंस है। तो एक तरफ हमने जो है वो, एक तरफ हमारे पास नोन होता है, दूसरी तरफ हमारे पास अननोन होता है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन है और दूसरी तरफ हमारे पास सोडियम है। तो सोडियम जो है ये हमारे पास अननोन है। सोडियम का मास हमने फाइंड आउट करना है, और हाइड्रोजन हमें नोन है क्योंकि हाइड्रोजन का जो एक एटम है उसका मास है 1 AMU, ये हमें पता है। अच्छा, सोडियम यहाँ पर हमने प्लेस कर दिया, यहाँ पर हमारे पास सोडियम है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के जब हमने 23 एटम्स प्लेस किए, जब हमने यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एटम्स प्लेस किए? 23 एटम्स प्लेस किए, तो ये दोनों जो हैं ये बैलेंस हो गए। तो यहाँ पर 23 AMU यानी कि 23 हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पर अगर हम प्लेस करें तो ये फिर दोनों जो हैं ये बैलेंस हो जाते हैं। तो इसका मतलब सोडियम का मास कितना हुआ? 23 AMU। तो ये हम रिलेट करके फाइंड आउट कर रहे हैं। लेकिन अब हम हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड नहीं मानते, अब हम कार्बन को स्टैंडर्ड मानते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी हैंडलिंग जो है वो ईजी नहीं थी। अब हम कार्बन का जो 12 आइसोटॉप है उसको स्टैंडर्ड मान रहे हैं। अब जो हमारे पास स्टैंडर्ड है वो है कार्बन का 12 आइसोटॉप। कार्बन के 3 आइसोटॉप है ना, कार्बन 12 भी है, कार्बन 13 भी है, कार्बन 14 भी है। तो कार्बन 12 वाले को अब हम स्टैंडर्ड मानते हैं। तो इसको स्टैंडर्ड क्यों मानते हैं? अब हम हाइड्रोजन को क्यों हमने निगलेक्ट कर दिया? अब कार्बन क्यों स्टैंडर्ड है? पहली रीजन ये है कि ये स्टेबल आइसोटॉप है। दूसरा, इसको हम इजीली हैंडल कर सकते हैं।
तो इसलिए अब हम कार्बन को स्टैंडर्ड मानते हैं, क्योंकि ये स्टेबल आइसोटॉप है कार्बन 12, और इसको हम इजीली हैंडल कर सकते हैं, और दूसरा ये नेचर में बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, ये नेचर में बहुत ज़्यादा अबंडेंट है। अच्छा, हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करना हमारे लिए बड़ा आसान था, क्योंकि हाइड्रोजन का मास 1 था, तो 1 AMU हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करना आसान था। लेकिन अब कार्बन का चूंकि मास 12 है, तो कार्बन के साथ कैसे कंपेयर करेंगे? तो हम क्या करते हैं, कार्बन को, हमारे पास कार्बन है, तो कार्बन का मास है 12, तो कार्बन को हम 12 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कार्बन को हम 12 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 1। तो कार्बन को हमने 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो एक जो हमारे पास पार्ट आ गया उसका मास कितना होगा? 1 AMU। तो बेसिकली कार्बन के 1/12 के साथ कंपेयर करेंगे। कार्बन का जो 1/12 है उसका मास 1 AMU है। क्लियर है जी स्टूडेंट्स? सबको आवाज आ रही है मेरी? तो कार्बन का मास है 12, लेकिन अब हम कार्बन के 1/12 पार्ट के साथ कंपेयर करेंगे। हमने कार्बन को 12 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो पूरे कार्बन का मास 12 था, तो एक हिस्से का मास कितना होगा, एक पार्ट का मास कितना होगा? 1 AMU। तो अब हम कार्बन के 1/12 के साथ कंपेयर करेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या बनी? द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर्ड टू 1/12 of the mass of कार्बन 12 आइसोटॉप। तो हमने एलिमेंट का मास फाइंड आउट करना है कार्बन के 12 आइसोटॉप के 1/12 के साथ कंपेयर करके, तो दैट इज नोन एज रिलेटिव एटॉमिक मास। और जब भी हम रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड आउट करते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास लिखते हैं, तो उसका यूनिट होता है AMU। तो ऑक्सीजन का हमारे पास मास है 16 AMU, इसी तरह हाइड्रोजन का 1.008 होता है, लेकिन हम हाइड्रोजन को सिर्फ 1 ही कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन जो हम मास का यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो होता है ग्राम्स में। हम कौन सा यूनिट इस्तेमाल करते हैं? ग्राम्स। तो 1 AMU में हमारे पास कितने ग्राम्स होते हैं और कितने किलोग्राम्स होते हैं? 1 AMU में हमारे पास 1.661 इंटू 10⁻⁻27 kg होते हैं। 1 AMU में हमारे पास इतने kg होते हैं। अच्छा, तो ग्राम्स कितने होंगे? 1 AMU में हमारे पास कितने ग्राम्स होंगे? किलोग्राम्स तो इतने होते हैं, तो ग्राम्स कितने होंगे? जी स्टूडेंट्स, इसमें कितने ग्राम्स होंगे? जी, किलोग्राम को ग्राम्स में करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब हम 10⁻⁻27 में 1000 ऐड करेंगे, यानी कि 10⁻³ ऐड करेंगे, तो -27 + 3 वो हो जाएगा -24। तो ये -24 ग्राम्स होंगे। अच्छा, मिलीग्राम्स कितने होंगे? अगर हम मिलीग्राम्स में भी जाना चाहें तो फिर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1.66 इंटू 10⁻⁻21 मिलीग्राम्स हो जाएगा। ग्राम से मिलीग्राम में जाने के लिए फिर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, ये जो 1 AMU है, ये 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स है। तो 1 ग्राम में कितने AMU होंगे? तो फिर ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 1 को मैं डिवाइड कर दूंगा 1.66 इंटू 10⁻⁻24 से, तो ये 1 ग्राम में AMU आ जाएंगे। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आता है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 इज इक्वल टू 1 ग्राम। ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि जब हम इतने एटम्स लेंगे तो उनका मास हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं।
अगर आप सिर्फ एक एटम या एक मॉलिक्यूल की बात करते हो तो उसके लिए आपने AMU इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आप इतने एटम्स लोगे तो फिर आपने मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस करना है। ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे मोल्स के अंदर। जब हम मोल्स को पढ़ेंगे तो मोल्स में कितने एटम्स होते हैं, कितने पार्टिकल्स होते हैं, एवोगैड्रोस नंबर 6.02 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। तो इतने पार्टिकल्स अगर होंगे तो फिर उनका मैस आप AMU में नहीं लिखोगे, उनका मैस आप ग्राम्स में लिखोगे। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे मोल्स के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एम्पेरिकल फार्मूला को। अच्छा, एम्पेरिकल फार्मूला से हमने कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आइसोटॉप्स से रिलेटेड भी आते हैं, वो आइसोटॉप्स से भी रिलेटेड आते हैं क्वेश्चन। और आइसोटॉप्स के अलावा दो और टर्म्स हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हम आइसोटॉप्स का जिक्र कर लेते हैं। एक ही एलिमेंट के एटम्स, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर या डिफरेंट एटॉमिक मास। अच्छा, हाइड्रोजन के हमारे पास तीन आइसोटॉप्स हैं, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 3। एटॉमिक नंबर तीनों का सेम है, एटॉमिक मास तीनों का डिफरेंट है। तो हाइड्रोजन के तीन आइसोटॉप्स हैं। अच्छा, आइसोटॉप्स का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? सोडी ने। आइसोटॉप्स का कॉन्सेप्ट दिया था सोडी ने। अच्छा, इनको आइसोटॉप्स कहते क्यों हैं जी स्टूडेंट्स? इनको आइसोटॉप क्यों कहते हैं? अच्छा जी, अब बच्चों को जो है ना आइसो का तो मतलब पता होता है। व्हाट इज आइसो? आइसो का मतलब होता है, ये बच्चे जल्दी से आंसर करते हैं, सेम। आइसो का मतलब होता है सेम। और ये जो है हमारे पास टॉप्स, ये वो टॉप्स नहीं है जो गर्ल्स पहनती हैं। टॉप्स का मतलब होता है पोजीशन या प्लेस। अच्छा, आपने पीरियोडिक टेबल देखा हुआ है? पीरियोडिक टेबल अगर आपने कभी गलती से देखा हुआ है तो आपने देखा है कि उसमें हाइड्रोजन 1 कहीं और लिखा हुआ है, हाइड्रोजन 2 कहीं और लिखा हुआ है और हाइड्रोजन 3 कहीं और लिखा हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। हाइड्रोजन एक ही जगह पे लिखा हुआ है। तो इन आइसोटॉप्स की पीरियोडिक टेबल के अंदर एक ही पोजीशन होती है, इसलिए हम इनको आइसोटॉप्स कहते हैं, क्योंकि इनकी पीरियोडिक टेबल में सेम पोजीशन होती है। अच्छा, आइसोटॉप्स किस में डिफर करते हैं? प्रोटॉन नंबर तो सेम होता है क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है, और जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो न्यूट्रॉन्स का नंबर कैसे आएगा? तो न्यूट्रॉन का नंबर हम कैसे लेंगे? एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस करके, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2। तो आइसोटॉप्स डिफर करते हैं किस में? न्यूट्रॉन्स नंबर में। अच्छा, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक MCQ है। आइसोटॉप्स हैव सेम, अल्फा ऑप्शन है हमारे पास, केमिकल प्रॉपर्टीज, बीटा ऑप्शन है हमारे पास, हाफ लाइफ, और चार्ली ऑप्शन है हमारे पास, रेट ऑफ रिएक्शन, और डेल्टा ऑप्शन है हमारे पास, ऑल ऑफ दीज। तो वैसे जब ऑल ऑफ दीज आ जाए, जब ऑल ऑफ दीज आ जाए तो हमने सवाब समझ के ऑल ऑफ दीज पे टिक करना है। ऐसा ही है ना स्टूडेंट्स? लेकिन हर दफा ऑल ऑफ दीज ठीक नहीं होता।
तो आइसोटॉप्स का सेम होगा क्या? केमिकल प्रॉपर्टीज, हाफ लाइफ, रेट ऑफ द रिएक्शन। अच्छा, आइसोटॉप्स में क्या सेम होता है? इलेक्ट्रॉन का नंबर। ये जरा आपने बात समझ लेनी है। आइसोटॉप्स की जो सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं, आइसोटॉप्स की सिमिलर प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है हमारे पास? एक तो आइसोटॉप्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम है। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और चूंकि इलेक्ट्रॉन्स सेम है तो इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। तो इनकी डिसिमिलर प्रॉपर्टीज क्या है हमारे पास? तो इनकी, अच्छा, सेम में सिमिलर प्रॉपर्टी में ये भी आता है कि इनकी जो पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में, पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, वो भी सेम होती है। अच्छा, और इनकी डिसिमिलर प्रॉपर्टीज क्या हैं? इनकी जो डिसिम वो एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज है। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है मास, डेंसिटी। तो इनका मास और डेंसिटी डिफरेंट होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं। इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हैं। इनमें इनकी हाफ लाइफ डिफरेंट होती है। मतलब कार्बन 12 की हाफ लाइफ कुछ और होगी, कार्बन 13 की हाफ लाइफ कुछ और होगी। और इसी तरह इनका जो रिएक्शन रेट है वो भी डिफरेंट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन भी डिफरेंट होगा। तो यहाँ से ये बात आपने याद रखनी है। तो आइसोटॉप्स की सेम होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, सो द राइट आंसर इज अल्फा। अच्छा, अब नेचुरली कितने आइसोटॉप्स प्रेजेंट हैं नेचर में? जो हमारे पास नेचुरल आइसोटॉप्स हैं वो कितने हैं? नेचुरल आइसोटॉप्स हैं हमारे पास 280। अच्छा, 280 में से जो 240 हैं वो स्टेबल हैं, और जो 40 हैं वो रेडियो एक्टिव हैं, यानी कि अनस्टेबल हैं। 40 जो हैं वो रेडियो एक्टिव हैं। अच्छा, और जो आर्टिफिशियल आइसोटॉप्स हैं वो कितने हैं? जो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किए गए हैं, आर्टिफिशियल कितने हैं? 300। और ये सारे ही रेडियो एक्टिव हैं, अनस्टेबल हैं। अच्छा, अगर पूछा जाए टोटल, टोटल रेडियो एक्टिव कितने हुए? 300 ये और 40 ये, टोटल रेडियो एक्टिव हो गए 340। 340 जो हैं वो रेडियो एक्टिव हो गए। और टोटल आइसोटॉप्स कितने बने? 280 एंड 300, इन दोनों का टोटल हो गया जी 580। तो टोटल आइसोटॉप्स हैं 580। टोटल आइसोटॉप्स नेचुरल एंड आर्टिफिशियल वो हैं 580। 280 नेचुरल हैं, 300 आर्टिफिशियल हैं। नेचुरल में से 240 स्टेबल हैं और 40 रेडियो एक्टिव हैं। और जो आर्टिफिशियल हैं वो सारे ही रेडियो एक्टिव हैं। तो टोटल रेडियो एक्टिव कितने हो गए? 40 एंड 300, 340। 340 रेडियो एक्टिव हो गए। अच्छा, तो देखा गया है कि वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर इवन है उनके आइसोटॉप्स ज़्यादा अबंडेंट है। यानी कि 280 में से 154 वो हैं जिनका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर जो है वो इवन है। ठीक है, 280 में से 154 वो हैं जिनका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास इवन है। और चार ऐसे एलिमेंट्स हैं, सॉरी, पांच ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक मास 4 पे डिवाइड होता है। जैसे कि ऑक्सीजन का मास है हमारे पास 16, इसी तरह हमारे पास मैग्नीशियम का है 24, सिलिकॉन का है 28, कैल्शियम का है 40 और आयरन का है 56। ये पांच ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक मास 4 पे डिवाइड होता है। इट इज डिवाइडेड बाय 4। तो ये जो हैं 50% अर्थ क्रस्ट जो है वो इनकी वजह से है। 50% अर्थ क्रस्ट जो है वो इनकी वजह से है। अच्छा, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका सिर्फ एक ही आइसोटॉप है।
कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका सिर्फ एक ही आइसोटॉप है, उनको हम कहते हैं मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट्स। अच्छा, आपकी बुक में चार नाम लिखे हुए हैं मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट्स, आपकी बुक में चार लिखे हुए हैं। तो मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट्स में हम बात करते हैं आर्सेनिक, फ्लोरीन, आयोडीन, गोल्ड और सोडियम भी है। ठीक है, तो ये मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट्स हैं, इनका सिर्फ एक ही आइसोटॉप है। अच्छा, अब हम लिखेंगे कौन किस एलिमेंट के कितने आइसोटॉप्स हैं। तो इसमें आपको पता है कि कार्बन, ऑक्सीजन, इनके जो है हमारे पास 3 आइसोटॉप्स हैं, इन दोनों के 3 3 आइसोटॉप्स हैं। निकल के हमारे पास 5 आइसोटॉप्स हैं। इसी तरह कैल्शियम और पैलेडियम के 6 आइसोटॉप्स हैं। इसके साथ साथ कैडमियम के 9 आइसोटॉप्स हैं। टिन के 11 आइसोटॉप्स हैं। और एक और एलिमेंट जो आपने याद रखना है, सिल्वर, एजी, सिल्वर के 16 आइसोटॉप्स हैं। सिल्वर भी आपने याद रखना है, सिल्वर के 16 आइसोटॉप्स हैं। तो ये आइसोटॉप्स का नंबर आपने याद रखना है। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इनके 3 3 आइसोटॉप्स हैं। निकल के 5 हैं, कैल्शियम पैलेडियम 6 हैं, कैडमियम के 9 हैं, टिन के 11 हैं और सिल्वर के 16 आइसोटॉप्स हैं जी। ये इससे रिलेटेड एमसीक्यू आ जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। ये आपने जो है ना बस याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ और दो और टर्म्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। दो और टर्म्स क्या हैं? एक होता है हमारे पास आइसोबार। आइसोबार उल्ट है, आइसोबार उल्ट है आइसोटॉप का। तो आइसोबार क्या होता है? एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ये आइसोटॉप का उल्ट है, ठीक है। इसमें एटॉमिक मास सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो इसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास? जैसे कि कार्बन है, कार्बन 14 है हमारे पास और कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इस तरह नाइट्रोजन 14 है हमारे पास और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। तो इनमें दोनों का एटॉमिक मास सेम है, एटॉमिक मास सेम है दोनों का, लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। इनको हम कहते हैं कि ये आइसोबार हैं एक दूसरे के। अच्छा, एक और टर्म है, उसको हम कहते हैं आइसोटोन्स। स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ऐसी स्पीशीज जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो, हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, लेकिन उनका एटॉमिक मास भी डिफरेंट होगा और एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होगा। स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, लेकिन उनका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन 14 है और इसका एटॉमिक नंबर है 6, और ऑक्सीजन जो है वो 16 है, इसका एटॉमिक नंबर 8 है। अच्छा, तो न्यूट्रॉन्स का नंबर हमने फाइंड आउट करना है। तो 14 में से 6 निकाले तो कितने आ गए? 8। इसमें न्यूट्रॉन्स आ गए हमारे पास 8, और 16 में से 8 निकाले तो इसमें भी हमारे पास आ गए 8। तो इन दोनों में न्यूट्रॉन का नंबर सेम है, ठीक है। इन दोनों में न्यूट्रॉन का नंबर सेम है। तो ऐसी स्पीशीज जिनका न्यूट्रॉन नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, वो आइसोटॉन्स कहलाएंगे। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करेंगे एम्पेरिकल फार्मूला।
एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है? एम्पेरिकल फार्मूला जो है ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होती है बिटवीन एटम्स। इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो between atoms in a compound या in a molecule। जो सिंपलेस्ट रेशो है उसको जाहिर करेगा एम्पेरिकल फार्मूला, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ये हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बताता है। इट इज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। जैसे कि अगर हमारे पास ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6। इसी तरह हमारे पास बेंजीन है C6H6। लेकिन अगर हम इनको सिंप्लीफाई कर लें, अगर मैं इन सबको 6 से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा CH2O। तो ये ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा। इस तरह अगर मैं इसको भी 6 से डिवाइड कर दूं तो CH, ये बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, और क्या डिफरेंस है इनका? और डिफरेंस ये है कि जो एम्पेरिकल फार्मूला है, एम्पेरिकल फार्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला का जो वर्ड है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसके लिए? बोथ आयोनिक कंपाउंड्स एंड मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। एम्पेरिकल फार्मूला का वर्ड हम इस्तेमाल कर सकते हैं आयोनिक कंपाउंड्स और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के लिए, जबकि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सिर्फ मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला हम सिर्फ मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो एम्पेरिकल फार्मूला होता है वो आयोनिक कंपाउंड्स का भी हो सकता है और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स का भी होता है। लेकिन आयोनिक कंपाउंड्स का तो श्योर शॉर्ट एम्पेरिकल ही होता है। हमारे पास एक आयोनिक कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड के अंदर सोडियम आइंस बेशुमार होते हैं, क्लोराइड आइंस बेशुमार होते हैं। तो हम क्या करते हैं, बजाय इसके कि जितने सोडियम आइंस हैं और जितने क्लोराइड आइंस हैं वो सारे तो नहीं लिखते हैं, हम क्या करते हैं, हम एक सिंपलेस्ट रेशो लिखते हैं उनके दरमियान कि इसमें एक सोडियम आयन है और एक क्लोराइड आयन है। तो ये इसका एम्पेरिकल फार्मूला है। तो आयोनिक कंपाउंड्स का हमेशा एम्पेरिकल फार्मूला होगा, ये बात आपने याद रखनी है। आयोनिक कंपाउंड्स का हमेशा एम्पेरिकल फार्मूला होता है। आयोनिक कंपाउंड्स का कभी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता, क्योंकि हमने आइंस के दरमियान एक सिंपलेस्ट रेशो लिखी होती है। लेकिन जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, जैसे कि ग्लूकोज था हमारे पास, ग्लूकोज एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड था, तो इसका हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला भी था और इसका हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला भी था। इसी तरह जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, जो जॉइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास, जॉइंट कोवलेंट कंपाउंड्स जो हैं हमारे पास, जॉइंट कोवलेंट कंपाउंड्स जैसे कि डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड को हम सिर्फ कार्बन लिखते हैं, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड। अब एक कार्बन जो है वो फर्दर 4 कार्बन एटम्स के साथ अटैच होता है टेट्राहेड्रली। डायमंड में एक कार्बन फर्दर 4 कार्बन एटम्स के साथ अटैच होता है टेट्राहेड्रली। तो क्या हम सारे कार्बन एटम्स लिखते हैं? नहीं, हम सिर्फ उसमें एक कार्बन एटम लिख देते हैं कि ये कार्बन, ये जो डायमंड है ये इसका एम्पेरिकल फार्मूला है। तमाम कार्बन एटम्स नहीं लिखते हम। अच्छा, इसी तरह हमारे पास जो सिलिका है SiO2, सिलिका इज SiO2। तो इसमें एक सिलिकॉन जो है वो फर्दर 4 ऑक्सीजन एटम्स के साथ अटैच्ड होती है टेट्राहेड्रली। ये चेन आगे चलती रहती है। ठीक है, ये आगे कनेक्टेड है, फिर ये आगे कनेक्टेड है।
तो ये चेन चलती रहती है, लेकिन हम इसमें ओवरऑल रेशो निकाल के लिख देते हैं कि एक सिलिकॉन के साथ 2 ऑक्सीजन एटम्स अटैच्ड हैं। तो सिलिका जो है ये भी एम्पेरिकल फार्मूला है, SiO2 जो है ये इसका एम्पेरिकल फार्मूला है। तो ये जो हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला है ये हम सिर्फ आयोनिक कंपाउंड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं या मॉलिकुलर कंपाउंड्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और जाइंट जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनका भी एम्पेरिकल फार्मूला होता है, लेकिन जो मॉलिकुलर फार्मूला है वो सिर्फ मॉलिकुलर कंपाउंड्स का होगा। अच्छा, अब कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिकुलर और एम्पेरिकल फार्मूला सेम होता है, जैसे कि वाटर। वाटर का मॉलिकुलर भी यही है और एम्पेरिकल भी यही है, इसका एम्पेरिकल भी यही है। क्यों? क्योंकि ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिकुलर भी यही है और एम्पेरिकल भी यही है। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि मॉलिकुलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला में क्या रिलेशन है, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंफर्म्ड एम्पेरिकल फार्मूला? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंफर्म्ड एम्पेरिकल फार्मूला? तो अल्फा ऑप्शन है हमारे पास CH2O, बीटा ऑप्शन है हमारे पास NaCl, चार्ली ऑप्शन है हमारे पास वाटर, और डेल्टा ऑप्शन है हमारे पास ऑल ऑफ दीज। तो इनमें से कौन सा कंफर्म्ड एम्पेरिकल फार्मूला है? हाँ जी, तो इसमें भी ऑल ऑफ दीज आ गया है ना, तो क्या ऑल ऑफ दीज ही होगा कि कोई और ऑप्शन है? हर दफा ऑल ऑफ दीज ठीक नहीं होता। स्टेटमेंट पे गौर करो आप लोग। स्टेटमेंट क्या पूछी जा रही है? कौन सा कंफर्म्ड एम्पेरिकल फार्मूला है? इनमें से कौन सा कंफर्म्ड एम्पेरिकल फार्मूला है? अच्छा, अल्फा ऑप्शन में अभी आपने देखा CH2O, या अभी आपने देखा था कि ये CH2O एम्पेरिकल फार्मूला है ग्लूकोज का। CH2O एम्पेरिकल फार्मूला है ग्लूकोज का, लेकिन आपने एक कंपाउंड सुना होगा फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड जिसको हम मेथनल भी कहते हैं, एक कार्बन वाली एल्डिहाइड मेथनल, तो इसका भी तो फार्मूला HCHO है। तो इसका तो मॉलिकुलर फार्मूला CH2O है, ये इसका मॉलिकुलर फार्मूला है। तो CH2O जो है ये कंफर्म्ड एम्पेरिकल नहीं है, क्योंकि ये तो फॉर्मल्डिहाइड का मॉलिकुलर फार्मूला भी है। इसी तरह जो वाटर है हमारे पास, वाटर हमारे पास मॉलिकुलर भी यही है, एम्पेरिकल भी यही है। लेकिन ये जो NaCl है हमारे पास, ये एक आयोनिक कंपाउंड है, और मैंने बताया था कि आयोनिक कंपाउंड का हमेशा कंफर्म्ड एम्पेरिकल फार्मूला होता है। सो द राइट आंसर इज बीटा। ठीक है, राइट आंसर इज बीटा। तो ये आपने ध्यान से याद रखना है कि जो कंफर्म्ड एम्पेरिकल फार्मूला होता है वो आयोनिक कंपाउंड का होता है। अच्छा, आप लोग कह रहे हो कि सर अल्फा भी तो था एम्पेरिकल फार्मूला, CH2O, वो ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला है, लेकिन वो फॉर्मल्डिहाइड का मॉलिकुलर फार्मूला भी तो है। इसी तरह ये CH2O जो है एक और एम्पेरिकल फार्मूला, एसिटिक एसिड का भी यही एम्पेरिकल फार्मूला है। जो हमारे पास एसिटिक एसिड होता है, ये आपने याद रखना है, एसिटिक एसिड CH3COOH, तो ये कितना बन रहा है? C2H4O2। अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें CH2O, तो एसिटिक एसिड का भी यही हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला बनता है। अब मॉलिकुलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला में क्या रिलेशन है?
मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल्स टू एन एम्पेरिकल फार्मूला। अगर हम एम्पेरिकल फार्मूला को n से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाता है। अच्छा, एम्पेरिकल, ये भी हमने यहाँ पे क्या किया था, ग्लूकोज का हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला था दिस वन, इसको हमने 6 से डिवाइड किया था तो ये आंसर आ गया था, एम्पेरिकल हो गया था। तो एम्पेरिकल को अगर हम दोबारा 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर वही बन जाएगा। तो इसका मतलब है हमने एम्पेरिकल को मल्टीप्लाई करना है n से, n कोई भी एक नंबर है, तो n कोई भी एक नंबर है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब n कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, n इक्वल होता है मोलर मास ओवर एम्पेरिकल फार्मूला मास। मोलर मास ओवर एम्पेरिकल फार्मूला मास। तो इसमें हमें मोलर मास गिवन होगा, एम्पेरिकल फार्मूला से आप एम्पेरिकल फार्मूला मास निकाल लोगे तो आपके पास n आ जाएगा। तो एम्पेरिकल फार्मूला को आप n से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। अच्छा जी, अब क्वेश्चन है, दोज कंपाउंड्स which have same empirical and molecular formula have n, अल्फा ऑप्शन है हमारे पास इज इक्वल्स टू 1, बीटा ऑप्शन है हमारे पास लेस देन 1, चार्ली ऑप्शन है हमारे पास ग्रेटर देन 1 और डेल्टा ऑप्शन है 0। ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता है तो उनके n की वैल्यू क्या होगी, इज इक्वल्स टू 1, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, इज इक्वल्स टू 0। हाँ जी, तो अगर एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो मोलर मास और एम्पेरिकल फार्मूला मास सेम है। मतलब लेट्स से अगर मोलर मास 30 है और एम्पेरिकल फार्मूला मास भी 30 है, क्यों, क्योंकि दोनों का एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो 30 को 30 से डिवाइड करें, आंसर क्या आता है 1, तो उसकी n की वैल्यू क्या होगी 1। तो ये आपने याद रखना है, जिसकी n की वैल्यू 1 है उसका एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। अच्छा जी, अब हम समझेंगे कि हम एम्पेरिकल फार्मूला कैसे डिटरमिन करते हैं। एम्पेरिकल फार्मूला को हमने कैसे डिटरमिन करना है, डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला को डिटरमिन करने के 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप्स क्या है, पहला स्टेप क्या होता है, परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन से मुराद है कि आपको उस कंपाउंड में हर एलिमेंट की परसेंटेज पता होनी चाहिए। अगर उसमें 3 एलिमेंट हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो आपको कार्बन की भी परसेंटेज पता होनी चाहिए, हाइड्रोजन की भी पता होनी चाहिए, ऑक्सीजन की भी परसेंटेज पता होनी चाहिए। तो हमें मेजॉरिटी परसेंटेज गिवन होती है। अब वो परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, जिस तरह हम अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालते हैं कि गिव ऑब्टेन्ड ओवर टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर आपने कार्बन की परसेंटेज निकालनी है तो उस कंपाउंड में कार्बन का मास डिवाइडेड बाय पूरे कंपाउंड का मास मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरह अगर आपने हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालनी है तो उस कंपाउंड में हाइड्रोजन का जो मास है
उसको आपने डिवाइड कर देना है पूरे कंपाउंड के मैथ से और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। ठीक है, तो ये परसेंटेज आपको गिवन होगी, परसेंटेज फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ती, परसेंटेज मेजॉरिटी आपको गिवन होती है। तो फिर आपने उस परसेंटेज से आपने उनके ग्राम एटम्स या मोल्स फाइंड आउट करने होते हैं। दूसरा स्टेप होता है ग्राम एटम्स या मोल्स आपने फाइंड आउट करने होते हैं ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट के। अच्छा, लेट से वो कहता है कि एक कंपाउंड है हमारे पास, एक कंपाउंड एक्स है हमारे पास, और उसके वो कहता है कि उस कंपाउंड एक्स में जो हमारे पास कार्बन है, कार्बन की परसेंटेज है 72%, उसमें जो हाइड्रोजन है वो है 12%, और उसमें जो ऑक्सीजन है वो है 16%। ठीक है, तो कहते हैं कंपाउंड एक्स में कार्बन 72% है, हाइड्रोजन 12% है और ऑक्सीजन 16% है। तो आपने इसका एम्पेरिकल फार्मूला डिटरमिन करना है। तो इसमें आपको पहला स्टेप फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज आपको पहले से गिवन है। अब आपने दूसरा स्टेप फॉलो करना है कि आपने ग्राम एटम्स फाइंड आउट करने हैं। तो ग्राम एटम्स आपने कैसे फाइंड आउट करने हैं, मोल्स कैसे फाइंड आउट करने हैं। मोल्स फाइंड आउट करने के लिए आपने उनकी परसेंटेजेस को उनके एटॉमिक मैसेज से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो 72 कार्बन का एटॉमिक मास है 12, 72 को 12 से डिवाइड करें, ये आ गया 6। इसी तरह हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, 12 को 1 से डिवाइड किया, आंसर आया 12। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, 16 को 16 से डिवाइड किया, आंसर आया 1। तो ये आपने क्या निकाल लिए, उनके मोल्स। सेकंड स्टेप में आपने उनके मोल्स निकाल दिए। थर्ड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप में आपने एटॉमिक रेशो फाइंड आउट करनी है। थर्ड स्टेप होगा आपका एटॉमिक रेशो। एटॉमिक रेशो कैसे फाइंड आउट करनी है आपने, उनमें जो सबसे स्मॉलेस्ट मोल्स हैं उससे डिवाइड करना है आपने सबके मोल्स को। मतलब मैं तीनों के दरमियान एटॉमिक रेशो लेना चाह रहा हूँ, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों के दरमियान एटॉमिक रेशो लेना चाह रहा हूँ। तो आपने उन तीनों के मोल्स लिखने हैं। इसके मोल्स हैं हमारे पास 6, इसके मोल्स हैं 12 और इसके मोल्स हैं 1। तो एटॉमिक रेशो कैसे लेनी है आपने, उनमें जो सबसे स्मॉलेस्ट मोल्स हैं उससे डिवाइड करके। तो इनमें सबसे स्मॉलेस्ट मोल्स क्या है हमारे पास 1, तो इन सबको आपने 1 से डिवाइड कर देना है। तो जब आप उसको डिवाइड कर दोगे तो ये आपके पास एटॉमिक रेशो आ जाएगी 6। तो 6 को 1 से डिवाइड किया 6 आ गया, 12 को 1 से डिवाइड किया 12 आ गया, और 1 को 1 से डिवाइड किया 1 आ गया। तो अगर आपके पास एटॉमिक रेशो, अगर आपके पास एटॉमिक रेशो होल नंबर में आई है तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर आपके पास वो होल नंबर में नहीं आई, वो डेसिमल में आ गई है, तो आप चौथा स्टेप फॉलो करोगे कि उसको होल नंबर में लेके आओगे बाय मल्टीप्लाइंग विथ सूटेबल नंबर। होल नंबर में लेके आओगे कैसे, उसको सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके। लेट से आपके पास जो एटॉमिक रेशो आई थी वो आई थी 1:1.33:1। तो ये एटॉमिक रेशो कभी भी डेसिमल में नहीं होनी चाहिए, एटॉमिक रेशो होल नंबर में होनी चाहिए। तो हम इसको सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हम इसको होल नंबर में कन्वर्ट करें। तो अगर मैं सबको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 2.66 हो जाएगा। तो आप अगर सबको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 वन जा 3, ये हो जाएगा 3.99 और ये हो जाएगा 3। तो 3.99 ऑलमोस्ट 4 हो जाएगा। तो आपके पास जो एटॉमिक रेशो आई वो क्या आई, 3:4:3। लेकिन जो हमने सॉल्व किया है उसमें हमारे पास एटॉमिक रेशो पहले से ही होल नंबर में आ गई। तो हमारा एम्पेरिकल फार्मूला क्या बना, C6H12O1, C6H12O1। तो इस तरह हम एम्पेरिकल फार्मूला डिटरमिन करते हैं। जी, क्वेश्चन है हमारे पास, अ कंपाउंड कंटेन्स 2 एलिमेंट्स X एंड Y। एक कंपाउंड के अंदर दो एलिमेंट हैं X एंड Y। द परसेंटेज ऑफ X is
20%, और इसका अटोमिक वेट आपको गिवन है, अटोमिक वेट है इसका 40, एंड दैट ऑफ वाई इज 80%, और इसका अटोमिक वेट है 80, then what is the empirical formula? What is the empirical formula of this compound? हाँ जी, अल्फा ऑप्शन है हमारे पास x2y, बीटा ऑप्शन है हमारे पास xy2, चार्ली ऑप्शन है हमारे पास x2y3, और डेल्टा ऑप्शन है हमारे पास xy। जी स्टूडेंट्स, एक कंपाउंड में दो एलिमेंट्स हैं x एंड y, x की परसेंटेज है 20% और उसका अटोमिक वेट 40 है, और y की परसेंटेज है 80% और उसका अटोमिक वेट 80 है, तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा? तो सिंपल है, आपको परसेंटेज गिवन है तो आपने उनके मोल्स निकालने हैं। तो मोल्स निकालो आप x और y के। मोल्स कैसे निकालेंगे? इसकी परसेंटेज को इसके एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दो, इसकी परसेंटेज को इसके एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दो, तो आपके पास मोल्स आ जाएंगे। और फिर उन मोल्स में जो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स हैं उससे डिवाइड कर दो, तो आपके पास रेशो आ जाएगी। तो x और y, x की परसेंटेज है 20, एटॉमिक वेट है 40, y की परसेंटेज है 80, एटॉमिक वेट है 80। इसका आंसर आता है 0.5, इसका आंसर आता है 1। तो इसमें जो स्मॉलेस्ट मोल्स हैं उससे डिवाइड कर देंगे, तो स्मॉलेस्ट मोल्स क्या है हमारे पास 0.5, तो दोनों को हमने 0.5 से डिवाइड कर दिया, इसका आंसर आया 1 और इसका आंसर आया 2, 1:2, यानी कि x1y2, सो द राइट आंसर इज बीटा x1y2। जी क्लियर है? अच्छा, अब हम समझेंगे एम्पेरिकल फार्मूला फ्रॉम कंबस्टन एनालिसिस। अब हम समझेंगे एम्पेरिकल फार्मूला फ्रॉम कंबस्टन एनालिसिस। जी स्टूडेंट्स, कंबस्टन क्या होती है? कंबस्टन होता है किसी चीज को बर्न करना इन दी एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एक्सेस सप्लाई में किसी चीज को बर्न करना, दैट इज नोन एज कंबस्टन। और हमें पता है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब हम बर्न करते हैं, जब हम कंबस्टन करते हैं उसकी, तो हमेशा हमारे पास दो ही प्रोडक्ट बनते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक वाटर। तो हमारे पास दो प्रोडक्ट बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और एक वाटर। तो इस मेथड से हम सिर्फ उन कंपाउंड्स का एम्पेरिकल फार्मूला डिटरमिन करेंगे जो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, यानी कि जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, सिर्फ उन्हीं का हम एम्पेरिकल फार्मूला डिटरमिन करेंगे इस मेथड से, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अच्छा, अब इसमें हम क्या करते हैं, क्योंकि इनका जो सोल प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, ठीक है। इस मेथड से हम सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एम्पेरिकल फार्मूला डिटरमिन करते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो ये हम परफॉर्म करते हैं कंबस्टन ट्यूब में। ये हमारे पास होती है कंबस्टन ट्यूब।
इस कंबस्टन ट्यूब के हमारे पास 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं। ये जो पहला कंपार्टमेंट होता है कंबस्टन ट्यूब का, इसको हम फिट कर देते हैं फर्नेस में। ये जो हमारा कंबस्टन ट्यूब का कंपार्टमेंट है, इसको हम फिक्स कर देते हैं फर्नेस में। ठीक है, फर्नेस। और यहाँ पर हम अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे जिसका हमने एम्पेरिकल फार्मूला डिटरमिन करना है। यहाँ पर हमारा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा जिसका हमने एम्पेरिकल फार्मूला डिटरमिन करना है। तो यहाँ पर हम इसको ऑक्सीजन की सप्लाई देंगे और इसको बर्न करेंगे। तो जब हम इसको बर्न करेंगे, अच्छा, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे, इसका मैस हमें पता होगा। लेट से हम 10 ग्राम बर्न कर रहे हैं या 20 ग्राम बर्न कर रहे हैं या 30 ग्राम बर्न कर रहे हैं। यहाँ पर जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न करेंगे उसका जो मैस होगा वो हमें पता होगा। लेट से हम 5 ग्राम बर्न कर रहे हैं या 10 ग्राम बर्न कर रहे हैं, तो इसका मैस हमें पता होगा। तो जब हम इसको बर्न करेंगे तो हमारे पास दो चीज़ें बनेंगी, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक वाटर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और एक वाटर बनेगा। अब दोनों जो हैं ये वेपर्स की फॉर्म में है। कार्बन डाइऑक्साइड तो होती ही गैस है, लेकिन जो यहाँ पर वाटर है ये भी स्टीम की फॉर्म में होगा क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो ये दोनों जो हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये मूव करते हुए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मूव करते हुए अगले कंपार्टमेंट में चले जाएंगे। तो यहाँ पर हमने रखा हुआ है मैग्नीशियम पर क्लोरेट, MgClO4 होल्ट वाइज, और इसको हम कहते हैं कि ये वाटर एब्जॉर्बर है। दिस इज वाटर एब्जॉर्बर। तो ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, पीछे रह जाएगी सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आगे मूव कर जाएगी। आगे हमने रखा हुआ है 50% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये 50% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये 50% होना बहुत ज़रूरी है। तो 50% अगर नहीं होगा तो ये आंसर करेक्ट नहीं होगा। 50% होना बहुत ज़रूरी है। 50% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर है। ठीक है, ये वाटर एब्जॉर्बर है और ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी एब्जॉर्ब कर लेगा और जो वेस्ट गैसेस हैं जिनसे हमारा कंसर्न नहीं है वो आगे मूव कर जाएंगी। हमारा कंसर्न था सिर्फ वाटर और कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। हमें चाहिए थे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया किसने? मैग्नीशियम परक्लोरेट ने। और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया 50% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में। तो 50% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होना बहुत ज़रूरी है। अगर सिर्फ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिखा है तो वो ठीक नहीं है। 50% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों से एक क्वेश्चन है। आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर पहले रख देते और वाटर एब्जॉर्बर बाद में रख देते तो कोई मसला था? अगर हम 50% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पहले रख दें और मैग्नीशियम परक्लोरेट बाद में रख दें तो क्या कोई प्रॉब्लम होगी? जी, ये है मैग्नीशियम परक्लोरेट। जी, क्या इशू होगा अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर पहले रख दें, अगर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पहले रख दें और मैग्नीशियम परक्लोरेट बाद में रख दें, तो फिर क्या प्रॉब्लम होगी? जी स्टूडेंट्स, तो फिर क्या प्रॉब्लम होगी? अगर हम कार्बन अगर हम 50% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पहले रख देंगे तो 50% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के साथ साथ वाटर को भी एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे हमारी जो वाटर की अमाउंट है वो हमें पता नहीं चलेगी।
ठीक है, अगर आप 50% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पहले रख दोगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को तो एब्जॉर्ब करेगा ही करेगा, लेकिन उसके साथ साथ वो वाटर को भी एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसलिए पहले हम मैग्नीशियम पर क्लोरेट रखेंगे। मैग्नीशियम पर क्लोरेट जो है वो सिर्फ वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आगे चली जाएगी। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनी और वाटर कितना बना? जी, हमें कैसे पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितनी प्रोड्यूस हुई है और वाटर कितना प्रोड्यूस हुआ है? तो दिस इज कॉमन सेंस। तो आपको पता है मैं आगे क्या कहता हूँ, विच इज नॉट कॉमन इन कॉमन पीपल, बट यू आर स्पेशल पीपल। हमें कैसे पता चलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मास कितना प्रोड्यूस हुआ है? अच्छा, यहाँ पर जो हमने मैग्नीशियम पर क्लोरेट इस्तेमाल किया था, लेट से हमने जो मैग्नीशियम पर क्लोरेट इस्तेमाल किया है वो लेट से हमने 50 ग्राम इस्तेमाल किया था। जब इसने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया तो इसका मास हो गया लेट से 70 ग्राम। तो 70 में से मैं 50 माइनस कर दूंगा तो 20 ग्राम जो है वो मेरे पास वाटर का मास आ जाएगा। ठीक है, मतलब जितना अमाउंट हमने इस्तेमाल की वो हमें पता है, तो टोटल में से हम उस एब्जॉर्बर का मास माइनस कर देंगे तो हमारे पास वाटर का मास आ जाएगा। और इसी तरह हम कार्बन डाइऑक्साइड का भी मास हम इसी तरह फाइंड आउट कर लेंगे। 50% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मास होगा, लेट से 50% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हमारे पास 10 ग्राम है। तो जब इसने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया तो इसका मास लेट से हो गया 14 ग्राम। तो टोटल में से आप ये माइनस कर दो तो आपके पास सॉरी, इसने इसने एब्जॉर्ब किया है कार्बन डाइऑक्साइड को, इसने एब्जॉर्ब किया है किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को। तो हमारे पास 4 ग्राम मास आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। क्लियर है? तो डिफरेंस, मास के डिफरेंस से आप फाइंड आउट कर लोगे कि आपके पास कितना कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है और कितना वाटर बन रहा है। तो यहाँ से आप एलिमेंट्स की परसेंटेज निकाल लोगे। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन की परसेंटेज निकालने का फार्मूला क्या है? मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये जितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जितना ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने बर्न किया था। अच्छा, ये हमारे पास परसेंटेज आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड की, ये हमारे पास परसेंटेज आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड की, लेकिन हमने कार्बन की परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, अब हम कार्बन डाइऑक्साइड में से कार्बन निकालेंगे। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितना होता है? 12। और पूरे कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होता है? 44। तो ये वाला जो फैक्टर है ये हमारे पास यूनिटी होगा। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, डिवाइड करेंगे 44 से, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये फैक्टर हमारा यूनिटी होगा। चेंज आएगा सिर्फ यहाँ पर, चेंज आएगा सिर्फ इस फॉर्मूले में। जितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई वो यहाँ पर आ जाएगा, जितना ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने बर्न किया वो यहाँ आ जाएगा। ये परसेंटेज आई है अभी आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की। अब इसमें से कार्बन की परसेंटेज निकालनी है तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे इस फैक्टर से, और ये फैक्टर हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसी तरह आप वाटर, वाटर में से हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालना चाह रहे हो तो हाइड्रोजन की परसेंटेज कैसे निकालेंगे? आप लोग बता सकते हो हाइड्रोजन की परसेंटेज कैसे निकालेंगे? मास ऑफ वाटर, जितना वाटर प्रोड्यूस हुआ, डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जितना ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने बर्न किया। तो ये परसेंटेज आई है वाटर की। अब आपने वाटर में से हाइड्रोजन की निकालनी है। तो वाटर में हाइड्रोजन कितना होता है? 2 ग्राम। और पूरे वाटर का मास कितना होता है? 18 ग्राम, मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगेन ये वाला फैक्टर जो है ये हमारे पास सेम रहेगा, ये वाला फैक्टर हमारे पास सेम रहेगा, चेंज आएगा सिर्फ यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे पास आपने, हमारे पास क्या प्रोड्यूस हुआ था? कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर। तो हमें पता चल गया था कि वाटर का मास कितना प्रोड्यूस हुआ है और कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना प्रोड्यूस हुआ है।
तो एम्पेरिकल फार्मूला के लिए हमारे पास हर एलिमेंट की परसेंटेज होनी चाहिए, हर एलिमेंट की परसेंटेज होनी चाहिए। तो उसके लिए ये फार्मूला है हमारे पास। तो कार्बन की परसेंटेज कैसे निकालोगे आप? मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई, डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जितना ऑर्गेनिक कंपाउंड को आपने बर्न किया, और ये परसेंटेज आई है कार्बन डाइऑक्साइड की। अब आपने इसमें से कार्बन की परसेंटेज निकालनी है, तो उसके लिए आप 12/44 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन होता है 12 और पूरे कार्बन डाइऑक्साइड का मास होता है 44। तो 12/44 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये फैक्टर हमारे पास कांस्टेंट रहेगा, चेंज आएगा सिर्फ यहां पर। इसी तरह अगर आपने हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालनी है, तो फिर आपने वाटर का मास डिवाइड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास मल्टीप्लाई बाय 2/18 मल्टीप्लाई बाय 100, ये वाला फैक्टर। तो आपके पास कार्बन हाइड्रोजन की परसेंटेज आ गई। अब आप ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालना चाह रहे हो, तो ऑक्सीजन की परसेंटेज कैसे निकालेंगे? ऑक्सीजन तो दोनों में प्रेजेंट थी, कार्बन में, कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है और वाटर में भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो वो आप कैसे निकालोगे? तो आप डिफरेंस, हमें पता है कि एक एलिमेंट, एक कंपाउंड के अंदर तमाम एलिमेंट्स की परसेंटेज का सम 100 होता है। एक कंपाउंड के अंदर तमाम एलिमेंट्स की परसेंटेज का सम 100 होता है। तो आप इन दोनों की परसेंटेज को ऐड करोगे और 100 में से माइनस कर दोगे। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे आएगी? 100 में से माइनस कर दोगे कार्बन की परसेंटेज और हाइड्रोजन की परसेंटेज का सम। इन दोनों को आप ऐड करोगे और 100 में से माइनस कर दोगे, तो आपके पास ऑक्सीजन की परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, तो तीनों की परसेंटेज आ गई आपके पास। अब आप वही रूल्स फॉलो करोगे। अब आप वही रूल फॉलो करोगे। कौन से रूल? जो अभी हमने पढ़े थे, 4 स्टेप्स। आपके पास परसेंटेज आ गई है, आप इनके मोल्स निकालो। इनके मोल्स कैसे निकालोगे? आप इनके मोल्स कैसे निकालोगे? इनकी परसेंटेजेस को इनके एटॉमिक मैसेज से डिवाइड करके, ठीक है, और फिर आप एटॉमिक रेशो निकालोगे। उसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट मोल्स हैं उससे डिवाइड करोगे आप। जी स्टूडेंट्स, क्लियर है? जी, क्वेश्चन है हमारे पास। तो इसमें जो कैलकुलेशंस आएंगी ना, वो आपको बता देगा वो कि कार्बन इतने परसेंट है, ऑक्सीजन इतने परसेंट है। तो आपको कार्बन ऑक्सीजन की वो परसेंटेज दे देगा, ठीक है। बस वो जिक्र करेगा कि हमने कंबस्शन एनालिसिस से ये हास हासिल किया है। लेट से हमारे पास एक क्वेश्चन है, द कंबस्शन एनालिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड shows 60% carbon and 32% oxygen. If the molecular mass of the given organic compound is 200, then the molecular formula of the organic compound is। जी स्टूडेंट्स, एक कंबस्शन एनालिसिस से हमें पता चला कि उसमें एक कंपाउंड में 60% कार्बन है और 32% ऑक्सीजन है, और इसका मॉलिक्यूलर मास हमें गिवन है। तो हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। तो हमारे पास ऑप्शंस है। अल्फा ऑप्शन है हमारे पास C10 H16O4,
बीटा ऑप्शन है हमारे पास C10, H14, O4। चार्ली ऑप्शन है हमारे पास C8, H16, O4। और डेल्टा ऑप्शन है हमारे पास C5, H8, O2। जी स्टूडेंट्स, इसको आप सॉल्व करो। एक कंबस्शन एनालिसिस से हमें पता चला कि उस कंपाउंड में 60% कार्बन है, 32% ऑक्सीजन है। तो उसका मॉलिक्यूलर मास आपको गिवन है, तो आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। तो पहले आप एम्पेरिकल फार्मूला निकालो इसका। एम्पेरिकल फार्मूला निकालोगे तो आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला पता चलेगा। एम्पेरिकल फार्मूला को आप n से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। तो पहले आपने एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है। तो इस कंपाउंड में हमारे पास हाइड्रोजन भी होना चाहिए ना। तो क्या हमें हाइड्रोजन की परसेंटेज गिवन है? इस कंपाउंड में हमारे पास हाइड्रोजन भी तो गिवन होनी चाहिए ना। तो हाइड्रोजन तो गिवन ही नहीं है। हाइड्रोजन की परसेंटेज हमें कैसे पता चलेगी? क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसमें हाइड्रोजन भी है, और आपको जो ऑप्शंस दी गई हैं उसमें हाइड्रोजन भी गिवन है। तो हाइड्रोजन की तो परसेंटेज आपको गिवन ही नहीं है, तो वो आप कैसे सॉल्व करोगे? जी स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन की परसेंटेज हमें कैसे पता चलेगी? हमें गिवन है सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन की। जी, तो आपको पता होना चाहिए कि तमाम एलिमेंट्स की परसेंटेज का सम 100 होता है। तो इन दोनों को ऐड करके 100 में से माइनस कर दो, तो हाइड्रोजन की आपके पास परसेंटेज आ जाएगी। हाइड्रोजन की आपके पास परसेंटेज आ गई 8%। तो पहले आप एम्पेरिकल फार्मूला निकालोगे, तो एम्पेरिकल फार्मूला कैसे निकालेंगे? इनकी परसेंटेजेस को इनके एटॉमिक मैसेज से डिवाइड करेंगे। तो कार्बन की परसेंटेज थी 60 डिवाइड बाई 12। हाइड्रोजन की परसेंटेज है 8 डिवाइडेड बाय 1। ऑक्सीजन की परसेंटेज थी 32 डिवाइडेड बाय 16। तो जो इनकी परसेंटेजेस हैं उनको हम डिवाइड कर रहे हैं इनके एटॉमिक मैसेज से। तो 60 को 12 से डिवाइड किया, ये आ गया 5। हाइड्रो 8 को 1 से डिवाइड किया, ये आ गया 8। और 32 को 16 से डिवाइड किया, ये आ गया 2। तो ये आ गए इनके मोल्स, ये इन तीनों के मोल्स आ गए। तो अब आपने क्या करना है? अब आपने एटॉमिक रेशो निकालनी है। एटॉमिक रेशो कैसे निकालनी है? एटॉमिक रेशो कैसे निकालोगे आप? इनमें जो स्मॉलेस्ट मोल्स हैं उससे डिवाइड कर दोगे। स्मॉलेस्ट मोल्स हमारे पास 2 हैं, तो 5 को भी 2 से डिवाइड करना है, 8 को भी 2 से डिवाइड करना है, 2 को भी 2 से डिवाइड करना है। तो ये आ गया हमारे पास 2.5, ये आ गया हमारे पास 4, ये आ गया हमारे पास 1। तो ये हमारे पास एटॉमिक रेशो जो आ रही है, एटॉमिक रेशो हमारे पास डेसिमल में आ रही है। एटॉमिक रेशो हमारे पास किस में आ रही है? तो हमने कहा था कि अगर एटॉमिक रेशो डेसिमल में आ रही है तो आपने उसको किसी सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि वो होल नंबर में आ जाए। तो इसको हम दोबारा 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये फिर 5 हो जाएगा, और ये फिर 8 हो जाएगा, और ये फिर 2 हो जाएगा। तो हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला क्या आया? C5H8O2। एम्पेरिकल फार्मूला क्या आया? C5H8O2। पर वो कह रहा है आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए आपने क्या फाइंड आउट करना है? n। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल होता है n एम्पेरिकल फार्मूला के।
तो n कैसे आएगा? मॉलिक्यूलर मास को एम्पिरिकल फार्मूला मास से आपने डिवाइड कर देना है। n कैसे आएगा? मॉलिक्यूलर मास को आपने एम्पिरिकल फार्मूला मास से डिवाइड कर देना है। मॉलिक्यूलर मास आपको गिवन है, मॉलिक्यूलर मास आपको गिवन है, कितना है मॉलिक्यूलर मास? 200। तो मॉलिक्यूलर मास तो आपको गिवन है, दैट इज 200। एम्पेरिकल फार्मूला से आप एम्पेरिकल फार्मूला मास निकाल लो। कार्बन का 12 इंटू 5 ये आ गया 60, प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 8 8, प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 32, तो ये आ गया 100 ग्राम। तो मॉलिक्यूलर मास है हमारे पास 200 ग्राम और एम्पेरिकल एम्पेरिकल फार्मूला मास है हमारे पास 100 ग्राम। तो ये आंसर आ गया 2। तो एम्पेरिकल फार्मूला को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इस एम्पेरिकल फार्मूला को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा C10H16O4। सो द राइट आंसर इज अल्फा, C10H16O4। राइट आंसर क्या है हमारे पास? अल्फा। जी, तो इस तरह जो है ये कंबस्टन एनालिसिस से इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। उसमें आपने उसने जो है वो आपको परसेंटेज बताई होगी कि हमने कंबस्टन एनालिसिस से हमें इतनी परसेंटेज मिली है। तो इस तरह वो मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना भी पूछ सकता है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक मोल की तरफ। व्हाट इज मोल? अच्छा, मोल्स से रिलेटेड जो कैलकुलेशंस हैं वो बच्चों को मुश्किल लगती हैं, क्योंकि इसमें हमने कैलकुलेटर इस्तेमाल किए बगैर जो है कैलकुलेशंस करनी है। तो इसमें जो हम ट्रिक्स हैं उसको समझेंगे कि किस तरह हमने कैलकुलेटर के बगैर सॉल्व करना है। इसमें असल में आपको क्वेश्चन के अंदर वो वैल्यूज दी जाती हैं जो उसके एटॉमिक मास से या मॉलिक्यूलर मास से रिलेट कर रही होती हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास से रिलेट कर रही होती है, आपके पास जो वैल्यू गिवन होती है तो आप इजीली जो है वो कैलकुलेट कर लेते हो। तो आपने मोल्स की कैलकुलेशंस कैसे करनी है इसकी हमने ट्रिक समझनी है। ठीक है, तो हम शॉर्ट टाइम में इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। अच्छा, मोल होता क्या है? मोल को डिस्कस करने से पहले हम डजन की बात करते हैं। व्हाट इज वन डजन? वन डजन क्या होता है? दर्जन? अभी मैं मोल्स को डिस्कस करूंगा सिर्फ, और बाकी हम नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हम कल कल कवर करेंगे। तो कल ये यूनिट कवर होगा। आज हम सिर्फ मोल्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो स्टोकियोमेट्री है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है और यील्ड है, ये हम कल डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ मोल्स के हवाले से कुछ बात करेंगे। अच्छा, डजन, डजन क्या होता है? डजन से मुराद हमेशा 12 होता है। वन डजन अगर आपके पास एग है, अगर आपके पास एक दर्जन अंडे हैं उससे मुराद 12 है। इसी तरह अगर आपके पास वन डजन बनानाज हैं तो उससे भी मुराद 12 ही है। यानी कि जब भी आप किसी भी चीज के एक दर्जन की बात करोगे तो उससे मुराद हमेशा 12 होगा। जब भी आप किसी चीज के एक दर्जन की बात करोगे तो उससे मुराद हमेशा 12 होगा। इसी तरह जब भी आप किसी सब्सटेंस के वन मोल की बात करोगे, वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के जब आप वन मोल की बात करोगे तो उसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो एवोगैड्रोस नंबर होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। तो पार्टिकल एक जनरल वर्ड है, पार्टिकल एक जनरल वर्ड है। तो मोल वो क्वांटिटी है, क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस, मोल वो क्वांटिटी है जिसमें एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। क्वांटिटी दैट कंटेन्स एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स।
और एवोगैड्रोस नंबर कितना है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। इतने पार्टिकल्स जो हैं वो 1 मोल में प्रेजेंट होते हैं। तो पार्टिकल जो है वो एक जनरल वर्ड है। अगर हमारे पास 1 मोल, अगर 1 मोल कोई एलिमेंट है तो उसमें एवोगैड्रोस नंबर एटम्स होंगे। अगर हमारे पास 1 मोल कोई कंपाउंड है तो उसमें एवोगैड्रोस नंबर मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर हमारे पास 1 मोल कोई आयोनिक कंपाउंड है तो उसमें एवोगैड्रोस नंबर फॉर्मूला यूनिट्स होंगे। और अगर हमारे पास 1 मोल कोई आयन है, सोडियम आयन है लेट से हमारे पास, तो इसमें एवोगैड्रोस नंबर ऑफ आयन्स है। और ये जो 1 मोल का मैस है वो अभी हमने बात की थी कि जब हम 1 AMU को 1.66 इंटू 10⁻⁻24 से डिवाइड करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है, एवोगैड्रोस नंबर में। तो जब आप एवोगैड्रोस नंबर की बात करते हो तो फिर जो आप मैस लिखोगे वो ग्राम्स में लिखोगे। तो 1 मोल सोडियम का मैस कितना होगा 23 ग्राम। 1 मोल वाटर का कितना मैस होगा 18 ग्राम्स। 1 मोल NaCl का मैस कितना होगा 58.5 ग्राम्स। 1 मोल सोडियम आयन का मैस कितना है 23 ग्राम्स। तो जब आप मैस को ग्राम्स में एक्सप्रेस कर देते हो तो वो मोल कहलाता है। या अगर वो एटम है तो ग्राम एटम कहलाएगा, अगर वो मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूल कहलाएगा, अगर वो आयनिक कंपाउंड है तो ग्राम फार्मूला कहलाएगा। यानी कि अगर आप किसी एलिमेंट, किसी एटम का मैस ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हो तो वो मोल है, तो उसको हम मोल कहते हैं या ग्राम एटम कहते हैं। इसी तरह अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल है तो उसके जब मैस को आप ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हो तो वो भी 1 मोल है या ग्राम मॉलिक्यूल है, उसको हम ग्राम मॉलिक्यूल भी कहते हैं। इस तरह आपके पास अगर कोई आयोनिक कंपाउंड है तो उसके मैस को जब आप ग्राम्स में एक्सप्रेस करोगे तो वो या तो मोल कहलाएगा या ग्राम फार्मूला कहलाएगा। जब हम किसी भी सब्सटेंस के मैस को, जब हम किसी भी सब्सटेंस के मैस को ग्राम्स में एक्सप्रेस करें तो वो मोल के बराबर होता है। यानी कि जब आप एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हो तो फिर उसका मैस ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं। अगर वो एलिमेंट है तो उसका मैस, उसको उसको हम ग्राम एटम कहते हैं। अगर मॉलिक्यूल है तो उसको हम ग्राम मॉलिक्यूल कहते हैं। अगर वो आयनिक कंपाउंड है तो उसको हम ग्राम फार्मूला कहते हैं। अच्छा, इसी तरह हम एवोगैड्रोस नंबर को भी डिफाइन कर लेते हैं। एवोगैड्रोस नंबर आफ्टर द नेम ऑफ एमिडो एवोगैड्रो। अच्छा, मोल वो क्वांटिटी है जो जिसमें एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है, और एवोगैड्रोस नंबर वो पार्टिकल्स हैं जो 1 मोल में प्रेजेंट है। तो एवोगैड्रोस नंबर क्या है, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। वो पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का वो नंबर जो 1 मोल में प्रेजेंट होता है उसको हम एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। अच्छा, इसी तरह अब हम अगर गैस की बात करें, ये जितनी भी हमारे पास गैसेस होती हैं, गैस का एक प्रोमिनेंट फीचर होता है कि इनका वॉल्यूम होता है। गैस का एक प्रोमिनेंट करेक्टर क्या होता है, वो हमारे पास वॉल्यूम है। अच्छा, किसी भी गैस के 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है, गैस का वॉल्यूम क्यों होता है,
क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान बहुत ज़्यादा स्पेसेस होती हैं, तो उनका एक वॉल्यूम ज़्यादा होता है। तो किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है 1 मोल का, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एस टी पी पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, किसी भी गैस के 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है हमारे पास 273 केल्विन एंड 1 एटीएम प्रेशर, ये हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। तो किसी भी गैस के 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 22.414 DM³ या अगर आप इसको cm³ में करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 22414 cm³ हो जाएगा। ठीक है, किसी भी गैस के 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है STP पे वो 22.414 DM³ होता है, और cm³ में करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप STP पे बात नहीं करोगे, आप बात करोगे 1 मोल ऑफ एनी गैस एट रूम टेम्परेचर RTP, अगर आप रूम टेम्परेचर की बात करोगे, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो रूम टेम्परेचर क्या होता है हमारा 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से मुराद है 298 केल्विन। तो जब आप यहाँ पर हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर था 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 केल्विन था, रूम टेम्परेचर है हमारे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये है 298 केल्विन, तो ये टेम्परेचर ज़्यादा हो गया। तो जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो वॉल्यूम भी ज़्यादा हो जाता है, तो रूम टेम्परेचर पे जो वॉल्यूम होगा वो 24 DM³ होगा या 24,000 cm³ होगा। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर और STP और RTP दोनों में फ़र्क रखना है आपने। ठीक है, STP और RTP दोनों में आपने डिफरेंस रखना है। STP में 22414 cm³ है और RTP पे 24,000 cm³ है। अच्छा, यहाँ से हमें एक बात समझनी है हमने कि लेट से अगर हमारे पास 1 मोल हाइड्रोजन गैस है, 1 मोल हाइड्रोजन गैस STP पे है, तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23, और इसका वॉल्यूम कितना होगा 22.414 DM³। इसी तरह अगर हमारे पास 1 मोल ऑक्सीजन गैस है एट STP, तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, एवोगैड्रोस नंबर, और इसका भी वॉल्यूम कितना होगा 22.414 DM³। तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आएगी कि अगर दो गैसेस जिनमें मॉलिक्यूल्स सेम है उनका वॉल्यूम भी सेम होगा। अगर आपके पास दो गैसेस हैं STP पे, अगर दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है तो दोनों का वॉल्यूम भी सेम होगा, या अगर दोनों का वॉल्यूम सेम है तो दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। ये बात आपने याद रखनी है कि अगर आपके पास दो डिफरेंट गैसेस हैं STP पे और दोनों में मॉलिक्यूल सेम है तो दोनों का वॉल्यूम भी सेम होगा, या अगर दोनों का वॉल्यूम सेम है तो दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। अच्छा, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। किस तरह आपने क्वेश्चंस करने हैं मोल से रिलेटेड, मोल से रिलेटेड आपने क्वेश्चन कैसे करने हैं। हाँ जी, ये जो 1 DM³ होता है ये 1 लीटर के इक्वल होता है, 1 DM³ ये 1 लीटर के बराबर होता है, और 1 DM³ में 1000 cm³ होते हैं, इसी तरह 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। अच्छा, सेंटीमीटर क्यूब को एक और तरह लिखा हो सकता है CC, इसको हम कहते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर CC अगर लिखा हो तो परेशान नहीं होना आप लोगों ने कि एक गैस जो है उसका वॉल्यूम है 100 cc, तो CC से मुराद होता है सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी, प्रेशर सेम होगा, RTP और STP पे प्रेशर सेम है, सिर्फ टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा। हाँ जी, हमारे पास क्वेश्चन है, अ गोल्ड पेंडेंट weighs 1.97 gram, how many atoms of gold are present in it।
अच्छा, गोल्ड का जो एटॉमिक वेट है वो होता है 197 ग्राम। हमारे पास एक गोल्ड पेंडेंट है, या कह लें कि एक गर्ल के पास गोल्ड पेंडेंट है, और उस गोल्ड पेंडेंट का वेट है 1.97 ग्राम। तो इसमें कितने गोल्ड के एटम्स होंगे? तो इसमें कितने गोल्ड के एटम्स होंगे? अच्छा, जो फार्मूलाज हैं वो मैंने अभी इसलिए नहीं लिखे क्योंकि फार्मूलाज से अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो वो कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। हमने शॉर्ट ट्रिक्स को समझना है कि किस तरह फार्मूला के बगैर हम शॉर्ट ट्रिक से इनको सॉल्व करेंगे। फार्मूला के बगैर हमने शॉर्ट ट्रिक से इनको सॉल्व करना है। अच्छा जी, हमारे पास चॉइसेस हैं। 6.02 इंटू 10⁻23। बीटा ऑप्शन है 6.02 इंटू 10⁻21। चार्ली ऑप्शन है 6.02 इंटू 10⁻22। डेल्टा ऑप्शन है 6.02 इंटू 10⁻25। एक गोल्ड पेंडेंट, उसका वेट है 1.97 ग्राम। तो हमने फाइंड आउट करने हैं उसमें कितने एटम्स हैं गोल्ड के। गोल्ड का जो एटॉमिक वेट होता है वो 197 होता है। तो वैसे मोल्स का फार्मूला क्या होता है? मोल्स फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है मैस ओवर एटॉमिक मैस या मोलर मैस। और फिर आपने नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो फिर आप मोल्स को मोल्स को हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल्स को आप मल्टीप्लाई कर दोगे एवोगैड्रोस नंबर से। तो अगर आप फार्मूला सॉल्व करोगे तो फिर तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा ना। पहले आप मोल्स निकालोगे, वो कैसे निकालोगे? गिवन मैस ओवर एटॉमिक मैस, फिर आप उसको एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। तो ये जो है ये तो कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। तो हमने शॉर्ट ट्रिक से समझना है इसको। शॉर्ट ट्रिक से कैसे समझेंगे? हमें पता है कि जो उसका एटॉमिक मैस है, हमें पता है जो उसका एटॉमिक मैस है वो 197 ग्राम्स है। तो 197 ग्राम ये उसके 1 मोल के बराबर है ना। तो जब 197 ग्राम है तो कितने एटम्स थे? एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स थे। जी, स्टार्ट आपने वहां से करना है जो चीज आपको पता है, जो आपको नोन है। अच्छा, 197 ग्राम अगर गोल्ड है तो उसमें कितने एटम्स होते हैं? एवोगैड्रोस नंबर। वो पूछ रहा है 1.97 में कितने होंगे। अच्छा, 197 से 1.97 पे हम कैसे आए हैं? इसको हमने 10 से डिवाइड किया है। इसको आपने किससे डिवाइड किया है? इसको आपने डिवाइड किया है 100 से। 197 से 1.97 पे आने के लिए आपने इसको 100 से डिवाइड किया है। तो आप इन एटम्स को भी 100 से डिवाइड कर दो, यानी कि 10⁻²। तो जब हम इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.02 इंटू 10⁻21। तो 23 और 10⁻², 23 में से 2 निकाल दिए तो हमारे पास रह गए 21। सो द राइट आंसर इज बीटा। राइट आंसर क्या है? बीटा। हमने 100 से डिवाइड किया है 1.97। 1.97 ग्राम के हमने एटम्स फाइंड आउट करने हैं। तो 197 में इतने एटम्स होते हैं। जब वो 197 है तो एवोगैड्रोस नंबर एटम्स है, और हमने फाइंड आउट करना था 1.97 में। तो 197 से 1.97 में आने के लिए हमने 100 से डिवाइड किया है ना। तो आप इसको भी 100 से डिवाइड कर दो। जब इसको 100 से डिवाइड किया तो ये हो गया 6.02 इंटू 10⁻21। ठीक है, इस तरह आपने कैलकुलेट करना है, बजाय इसके कि आप फार्मूला अप्लाई करोगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आपको क्वेश्चन में वो वैल्यूज दी जाएंगी, जैसे कि आपको ये वो वैल्यू दी गई थी जो इसके एटॉमिक मास से रिलेट कर रही थी। ठीक है, तो आपने फिर उसको शॉर्ट फॉर्म में
जल्दी से शॉर्ट वे में आपने उसको सॉल्व करना है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है हमारे पास। हाउ मैनी हाइड्रोजन आइंस will be produced when 9.8 gram of sulfuric acid is ionized completely। हाँ जी, कितने हाइड्रोजन आइंस बनेंगे जब 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड आयोनाइज होता है कंप्लीटली? ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। अल्फा ऑप्शन है 6.02 इंटू 10⁻²²। बीटा ऑप्शन है हमारे पास 12.04 इंटू 10⁻23। चार्ली ऑप्शन है हमारे पास 12.04 इंटू 10⁻22। और डेल्टा ऑप्शन है हमारे पास 12.04 इंटू 10⁻24। जी, कितने हाइड्रोजन आइंस बनेंगे जब हम 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड को कंप्लीटली आयोनाइज करें? अच्छा जी, जब सल्फ्यूरिक एसिड कंप्लीटली आयोनाइज होता है, जब सल्फ्यूरिक एसिड कंप्लीट आयोनाइज होता है तो दो हाइड्रोजन आयन बनते हैं और एक सल्फेट आयन बनता है। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास कितना होता है हमारे पास? 98 ग्राम। सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास होता है 98 ग्राम। तो 98 ग्राम में कितने हाइड्रोजन आयन बन रहे हैं? 2 मोल्स बन रहे हैं। तो इसको एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो आप, 2 × 6.02 × 10⁻23। तो 6.02 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 12.04 इंटू 10⁻23। तो जब 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है तो इतने हाइड्रोजन आइंस बन रहे हैं। वो किस में पूछ रहा है? 9.8 ग्राम में। तो 98 से हमने 9.8 में आना है। 98 से आपने 9.8 में आना है। तो आप किससे डिवाइड कर रहे हो? 10 से। तो इसको भी 10 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 12.04 इंटू 10⁻22। सो द राइट आंसर इज चार्ली। जी स्टूडेंट्स, क्लियर है? ठीक है, तो इस तरह आपने कैलकुलेशन करनी है कि 98 ग्राम में इतने हाइड्रोजन आयन बन रहे थे तो 9.8 में कितने बनेंगे। तो 98 से 9.8 में आने के लिए आपने 10 से डिवाइड किया, तो इसको भी आप 10 से डिवाइड कर दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, इतना मुश्किल नहीं है। आपने बस रिलेट करना है उसको एटॉमिक मास से। क्लियर है? तो कल हम मोल्स से रिलेटेड मजीद और प्रैक्टिस करेंगे और फिर हम स्टोकियोमेट्री, लिमिटिंग रिएक्टेंट और यील्ड, ये सबको पढ़ने के बाद इन सब की जो है वो इन सब से रिलेटेड जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। और कल हम स्टार्ट करने से पहले एलएमएस पे जो एमसीक्यूज दिए गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, जो एलएमएस पे एमसीक्यू दिए गए हैं प्रैक्टिस वाले एमसीक्यूज, जो प्रैक्टिस एमसीक्यू दिए गए हैं, हम उनको भी डिस्कस करेंगे इन टॉपिक से रिलेटेड।
ठीक है, तो आप लोगों ने भी इसकी प्रैक्टिस करनी है। बहुत मुश्किल, ये कोई मुश्किल नहीं है, ये आसान है। जब आप लोग समझ लेते हो ना कि ये मुश्किल है, तो फिर वो मुश्किल ही होता है। अगर आप इसको समझ लोगे कि ये आसान है, ये मैं कर लूंगा, तो वो डेफिनेटली वो आप कर लोगे। ये आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। इसको हम शॉर्ट वे में, शॉर्ट ट्रिक में समझेंगे, विदाउट कैलकुलेटर समझेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। तो कल जब हम मज़ीद इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ये आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, और इंशाल्लाह फिर आपके ये मोल्स वाला जो मसला है ये हल हो जाएगा। तो अब आपकी बायो की क्लास है, तो आप सारे अपना ख्याल रखें, और इसकी थोड़ी सी आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, ताकि आपको रिकॉल रहे, रिमाइंड रहे, आप लोग भूल ना जाओ इसको। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। आप लोग ना खुद से भी थोड़ा सा क्वेश्चन बना के देखा करो। जब आपको टीचर सॉल्व करवा रहा होता है ना, तो फिर तो आपको समझ आ रही होती है, फिर आपको समझ आ रही होती है। लेकिन जब आप खुद से करने बैठते हो, तो फिर आपसे वो सॉल्व नहीं होता। तो इसका इसका हल ये होता है कि आप खुद से कोई क्वेश्चन बनाओ। लेट से आप बैठे बैठे खुद से कोई क्वेश्चन बना दो कि अच्छा, अगर मेरे पास 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड होगा, अगर मेरे पास 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है, तो हाइड्रोजन आयन कितने बनेंगे? ठीक है, तो वो 49 ग्राम आप रिलेट कर लो, 98 का हाफ है 49, तो फिर आप उसको भी हाफ कर दोगे। ठीक है, इस तरह आप खुद से भी कोई क्वेश्चन बनाया करो, ताकि जब आप खुद से क्वेश्चन बनाओगे ना, आपकी जो कैपेबिलिटी है सोचने की, क्वेश्चन को सॉल्व करने की, वो ज़्यादा होगी। तो आपने खुद से कोई क्वेश्चंस बना के, मतलब इसी तरह के, कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड इतना है तो हाइड्रोजन आयन कितना बन रहा है। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल हम मोल्स, स्टोकियोमेट्री, लिमिटिंग रिएक्टेंट और यील्ड के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, और प्रैक्टिस करते रहिए, इंशाल्लाह बेहतर होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।